इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। भारत के उस पवित्र संविधान जिससे ये हमारा देश चलता है, उस संविधान के अनुच्छेद 341 पर उस समय की सरकार ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था। जिस संविधान में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि धर्म के नाम पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म के नाम पर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हमसे छीन लिया गया। और छीनने के बाद मुल्क में हंगामे का दौर चला। सबसे पहले सरदार तारा सिंह के नेतृत्व में सिखों ने आंदोलन किया और सिख समाज को 1956 में फिर से इसमें जोड़ लिया गया। उसके बाद 1990 में बौद्धिस्टों को जोड़ लिया गया, लेकिन मुसलमानों को आज भी इससे बाहर रखा गया है। तो सीधा सा सवाल यही है कि जब आप धर्म के नाम पर कुछ दे नहीं सकते हैं तो आपको धर्म के नाम पर कुछ छीनने का भी अधिकार संविधान तो कम से कम नहीं देता है। ये भारत के संविधान पर एक तरह से काला धब्बा है। एक तरह से समझिए कि संविधान का संवैधानिक पद पर रहकर ही मजाक उड़ाने का काम किया गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 1950 से आज 2024 में हम लोग पहुंच गए हैं। वो तमाम पार्टियां जिन्हें हम थोक के हिसाब से वोट देते हैं, वो तमाम पार्टियां जिनको हम सत्ता के शिखर पर पहुंचाते हैं, आज तक उन्होंने भी कभी संसद के अंदर या संसद के बाहर इस गंभीर मुद्दे पर, जहां स्पष्ट है कि जातियां जो हैं वो भारत, ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो जात पात नहीं है। मैं अभी इस मंच से कहता हूं और तमाम दानिश्वर कहते हैं कि जात पात है, लेकिन जात पात के नाम पर बड़े और छोटे का कंसेप्ट नहीं हमारे यहाँ। इक्वलिटी की बात की गई है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में कड़वा सच ये है कि धर्म जो भी आया, अगर उस धर्म का अध्ययन करेंगे तो सिखिज्म में भी जात पात के नाम पर छोटा और बड़ा होने का कहीं सवाल नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी इक्वलिटी की बात की जाती है। और मैं तो अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों से पूछता हूँ कि क्या आपके यहाँ वाकई ये व्यवस्था धार्मिक है क्या, कि आपने कसम खा लिया कि हमारे यहाँ छोटे बड़े होंगे क्या? ये आरक्षण जो दिया गया था वो सोशली जो बैकवर्ड थे पहले से, क्यों थे ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन दिया इसलिए गया था। आज एससी, ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन मिलता है तो क्या किसी भारत के नागरिक के माथे पर ओबीसी लिखा हुआ है क्या? आपने कैसे पहचाना कि ये ओबीसी है? कैसे लिस्टिंग हो गई उनकी? भाई किसी के माथे के किसी पे चेहरे पर तो है नहीं लिखा हुआ। कोई तो आपने एक पैमाना बनाया होगा ना कि अगर वो ऐसा होगा तो ओबीसी होगा। इसी तरह से किसी के माथे पर एससी लिखा हुआ नहीं है। कोई पैंट शर्ट पहनकर आपके सामने बैठा हुआ, आप कह नहीं सकते कि ये ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है। कैसे पहचानेंगे आप? तो पहचानने का पैमाना पेशा और उसके साथ जो सोशल बिहेवियर है वो पैमाना है। तो मान लीजिए आप वाल्मीकि समाज को दे रहे हैं, वाल्मीकि समाज अगर हिंदू धर्म को अपनाता है तो आप दे रहे हैं। वही वाल्मीकि उसी पेशे से जुड़ा हुआ मुसलमान है। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है, वहां हेला है मुसलमान। संजय गुजर जी, उज्जैन जाइएगा, हेला बिरादरी है। लाल बेगी तो हम लोग के यहाँ भी पाया जाता है। हेला और लाल बेगी, उसका पेशा पता लगाइए, वही पेशा है, था और है। ये नहीं कि खत्म हो गया, आज भी पेशा है। मैं बनारस गया था, बनारस नगर निगम में, इदरीसी साहब, नगर निगम में बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी मुसलमान हैं जो हलालखोर और लाल बेगी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो काम एक है, बिरादरी में जो सोशल बिहेवियर है वो भी एक ही है। ऐसा नहीं कि वो अगर मुसलमान है तो उसको लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे वो भी जा रहा, आपने कॉल किया, एक साहब ने कहा कि आपके यहाँ मैंने छुआछूत नहीं है। मैंने कहा कि आपने कॉल किया कि हमारे यहाँ बाथरूम चौकअप हो गया, खराब हो गया, आपके पास प्लम्बर आया। ज्यादातर प्लम्बर के काम से अब तो ये प्रोफेशनल थोड़ा सा मार्केट हो गया है, वरना बिरादरी खास के लोग आते थे। तो आपकी सोच क्या होगी? आपको ये पता नहीं कि जो आया है उसका धर्म क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ये आपको नहीं पता। आपको ये पता है कि वो आया है बाथरूम की सफाई के लिए। तो आपका उसके साथ तरीका क्या होगा ये बताइए। और
यकीन से ईमानदारी से लोग बताएंगे। सबके जहन में वही बात है जो बात यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में जो सोच है वही सोच रहती है, यार ये तो फला। तो आपका बिहेवियर सेम है, पेशा सबका सेम है, कपड़ा धो रहा है हिंदू, धोबी है तो उसको आप दे रहे हैं, वही काम मुसलमान कर रहा, वही उसकी बिरादरी, वही उसका नाम भी है काम भी है, आप नहीं दे रहे हैं। तो जिस संविधान ने ये कहा कि हम मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव करेंगे ही नहीं, तो आखिर क्या मजबूरी आपकी थी कि आपने संविधान के खिलाफ जाकर इतना बड़ा भेदभावपूर्ण कदम उठाया। और हद ये है कि लगभग 3 दशक से ये अभियान चल रहा 341 का, 1994 से शुरू हुआ था। तो बिहार में जब ये आंदोलन चला, वसी साहब जानते होंगे, तो 2001 में बिहार सरकार ने इस बात को माना हल्ला हंगामा के बाद, और बिहार के विधानसभा से बाकायदा रेजोल्यूशन जो है पास हुआ और केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजा गया कि नहीं ये होना चाहिए। 2005 में उत्तर प्रदेश में आज जेल में है आजम खान साहब, लंबी चौड़ी उनकी तकरीर है, वो पूरा उसका मिनट्स है हमारे पास, और उन्होंने समझाया और बिहार उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सहमति बनी और रेजोल्यूशन पास हुआ, केंद्र को भेजा गया। लेकिन बाकी पार्टियां क्यों खामोश रहती हैं? और जिन पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन को पास करने में मदद की, उन्होंने क्या समझा कि हमारा काम पूरा हो गया? भाई मसला तो हल हुआ नहीं। आपने अगर राज्य में हमारी मदद की है तो केंद्र में भी आपको मदद करनी चाहिए। यूपीए 1-2 में बहुत कोशिश की गई, बहुत मुलाकातें की गई, सुप्रीम कोर्ट में PIL था, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो है नोटिस किया, जो इशू फ्रेमिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे यहाँ पर वकील हजरात हैं, आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो वो लगता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है। ये लग रहा है कि आदेश है वो जो इशू फ्रेम किया गया। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट जब भी फैसले देगी वो लीगल देगी, आस्था के आधार पर या सरकार की इन गलतियों के आधार पर तो देगी नहीं। और लीगल जो है वो 100% ये है कि राइट बनता है, इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया, मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कानून मंत्री थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट को ही कहो कर लेने, हमें एक्स पार्टी बना दे, हम नहीं कर सकते। मतलब आप रोक सकते हैं, आप छीन सकते हैं, दे नहीं सकते हैं आप। और दूसरों पर इल्जाम आप लगाते हैं कि वो मजहब की सियासत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप जो है हमारे हक के देने की जब बारी आ रही है तो आप जो दाएं बाएं भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी मजहब खास को खुश करना तो नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। ये सारे मसाइल, इस पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भी बड़े बड़े धरने किए थे। 3-4 दिनों का एक धरना चला था, घेराव हुए बड़े, इसी जंतर मंतर पर कई बार उग्र प्रदर्शन हो गया था। 2008, 9, 10 कई साथी उसमें घायल भी हुए। अभी शफी साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल हकीम हवारी साहब कहाँ गए? लगे हुए हैं। अब्दुल हकीम हवारी साहब थे, ये लोग उस जमाने में थे, मैं नहीं था। मैं तो 2012 से इस मूवमेंट से जुड़ा हूँ। पहला धरना 2012 में मैंने किया था 10-12 लोगों से। तो इतने लंबे मूवमेंट के बाद भी कोई दल खुलकर इस इशू के साथ खड़ा नहीं हो रहा। अब हमारी बदकिस्मती है कि जिस इशू से करोड़ों मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक लाभ के मामले जुड़े हुए हैं, उस इशू पर हमारे समाज का बड़ा तबका खड़ा नहीं हो पाता। ये हमारी कमी है। या तो हम लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर लोगों ने समझना ही छोड़ दिया है, या समझाने वाले से भटकाने वालों की ताकत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये ऐसा इशू है कि इससे बड़ा इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस वक्त इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, SC/ST एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जिसको कहते हैं, यानी सुरक्षा और आरक्षण दोनों इसी में इंक्लूड है। अंडर आर्टिकल 341 ही है वो भी, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। तो हमारी सुरक्षा का क्या हाल है हमसे बेहतर कौन जानता हो? हम तो रोते चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता भी नहीं। हमें तो दिन के उजाले में मारपीट के लोग चले जा रहे हैं, कोई हमारे लिए धरना प्रदर्शन करने को भी तैयार नहीं है। अगर थोड़ी सी भी एट्रोसिटी किसी और पर हो तो बड़े बड़े साहबान जो लीडरान है वो पहुंचते हैं वहां, और 25 लाख का मुआवजा दो जी, 50 लाख का मुआवजा दो जी।
और हमारे यहाँ तो ये हालत है साहब कि हम मतलब मरने वाला रोता रहे, वह आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। घाटमिका गए थे शफी साहब थे, हम लोगों ने देखा जैसे लग रहा था किसी जंगल में घाटमिका का घटना ना, जब वो 2 लड़कों को जो बिलोरों में जलाया, हम लोग गए थे, हमने आंखों से देखा, सब फरार, लीडर फरार, उस एरिया का विधायक फरार, विधायक थाने से मिलकर जो लोग आवाज उठा रहे थे उसकी गिरफ्तारी करवा रहे थे। ये हालत हो गई हमारी। विधायक किस पार्टी के थे नाम लेंगे तो कहीं कुछ भाई हमारे नाराज न हो जाएं। उसी पार्टी के थे जिस पार्टी ने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो थे नहीं, थी ना, महिला थी ना विधायक, क्या नाम है, और मुस्लिम विधायक नहीं जाहिदा, और मुस्तकिल जाहिदा जो है प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार करवाने का काम कर रही थी। अरे चादर और बिछा दीजिए जब तक, बैठी वो नियाज प्ले कार्ड है।